जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, गोविंद सिंह जी, प्रियंक सिंह जी, यहाँ मेरे साथ उपस्थित विधायक मित्र भाई शैलेंद्र जी, अलग अलग स्थानों पर बैठे हुए मेरे सांसद साथी वीरेंद्र जी तो सामने ही दिखाई दे रहे हैं, हरिशंकर जी, बाकी सभी सांसद साथीगण, यहाँ भी हमारे सांसद जी राज बहादुर जी बैठे हुए हैं, विधायक साथीगण और जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सभी माननीय सदस्यगण, ब्लॉक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सभी माननीय सदस्यगण और ग्राम और वार्ड शहरों के उनकी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सभी हमारे आदरणीय बहनों और भाइयों, आज विस्तृत समीक्षा सागर संभाग की बुंदेलखंड की हम लोगों ने की है और आपसे चर्चा का पहला दौर नहीं है। अनेकों बार जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से सीधे मेरी चर्चा हुई है और हमारे प्रशासन के भी सभी मित्र सभी जिलों में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बात कहते हुए मुझे संतोष है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो संक्रमण की जो 15 दिन पहले स्थिति थी, 10 दिन पहले जो स्थिति थी, तब हमें यह लग रहा था कि हम बहुत खतरनाक स्थिति की, गंभीर स्थिति की तरफ जा रहे हैं और संक्रमण तेजी से अधिकांश जिलों में बढ़ रहा था, क्या पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी हो या फिर सागर और दमोह हो। लेकिन आज आप सबके सहयोग से, विशेषकर गांव की जो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है और वार्ड की जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, उनने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर जो काम किया है, क्योंकि इस पूरी कोविड की लड़ाई में असली योद्धा अगर कोई है तो गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है। ये कोई भोपाल से मुख्यमंत्री और मंत्री मिलकर नहीं कर सकते कोविड पे कंट्रोल। ये तो असली लड़ाई कोविड की होती है वार्ड में, शहर के और गांव में। हम जानते हैं अच्छी तरह कि कोविड अगर फैलता है तो वायरस से कम फैलता है, हमारे व्यवहार से ज्यादा फैलता है और इसलिए हम लोगों ने मिलकर तय किया, गांव गांव में हमने तय किया कि हम सख्त कर्फ्यू, जनता का कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू लागू करके रहेंगे। और कई गांवों के उदाहरण हैं, उन्हें बहुत प्रभावी ढंग से कोरोना कर्फ्यू का पालन किया। गांव में कोई घुस नहीं सकता बिना अनुमति के, कोई घुसेगा तो चेक करके अंदर जाएगा। सामान लेने कितने लोग जाएंगे, कौन जाएंगे, काम के लिए अगर जाना तो कैसे जाएंगे, कौन जाएंगे, ये सब गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने तय किया। और इसलिए कई गांव हमारे ऐसे हैं जो संक्रमण के भयानक दौर में भी संक्रमित नहीं हुए, पूरे गांव को उन्होंने बचा लिया। और आगे भी जो हमने लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश के लिए, अपने सागर संभाग के लिए, वो लक्ष्य यही है कि 31 मई तक किसी भी कीमत पर हमको अपने बुंदेलखंड को कोरोना फ्री करना है। 31 मई हमारी टारगेट डेट है। मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव, मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड, मेरा शहर कोरोना मुक्त शहर, मेरा ब्लॉक कोरोना मुक्त ब्लॉक और मेरा जिला कोरोना मुक्त जिला। यह हमारा लक्ष्य है और हमने तय किया तो देखो कितना कम कर दिया हमने संक्रमण। इसलिए अब भी तय कर लिया तो मैं निश्चित तौर पर पूरे विश्वास से यह कहता हूं, हम पूरे तरह से कोरोना से मुक्त अपने बुंदेलखंड को कर देंगे, अपने जिले को कर देंगे। और इसलिए मेरा निवेदन है, नंबर 1, सख्ती अभी जारी रहेगी। कोई दया माया मत करना भैया, ये मत सोच लेना कि नहीं अब कम हो गया तो शादी ब्याह भी हो जाने दो, आने दो, जाने दो। ये कोरोना बहरूपिया वायरस है, जरा भी जगह मिली तो घुस जाएगा वो फिर, और एक बार बढ़ना शुरू किया तो फिर कोई सीमा नहीं है बढ़ने की। इसलिए हमारा लक्ष्य है, नियंत्रण हमने किया है पूरी तरह से कोरोना संक्रमण को समाप्त करना। इसलिए 31 तारीख तक
दिल पे पत्थर रख लेना, कोई गुस्सा हो तो बाद में मना लेना, उससे माफी मांग लेना, लेकिन हम सख्ती जारी रखेंगे। और हमें और ज्यादा जरूरत इसलिए कि यूपी हमारे आसपास लगा हुआ है, इसलिए सीमा तो सील रहेगी ही। अब उसके बाद दूसरी चीज जो मैं कह रहा हूं, टेस्टिंग की। आप ये मत मानना कि अब टेस्ट करवाने की क्या जरूरत है, आ ही नहीं रहे केस। टेस्ट हमको लगातार कई महीनों तक करवाते रहना है। मैं सारे जिला कलेक्टर्स को भी कह रहा हूं, टेस्टिंग का टारगेट नहीं है, जितनी करना है जरूरी उतनी करो। ये टारगेट तो मिनिमम है कि इतने टेस्ट आपको करना ही है। आप सबसे गांव-गांव में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अकेला टेस्ट अपने पास साधन है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे यहां संक्रमण तो नहीं है। टेस्ट नहीं हुआ तो पता ही नहीं चलेगा। और एक आदमी अगर हो गया तो वो 1 करेगा 10 को, 10 करेगा 100 को, 100 करेंगे 1000 को, फिर जैसे कि तैसा हो जाएगा। इसलिए टेस्ट करवाते रहना है। मैं भी अपना टेस्ट हर महीने, हर हफ्ते करवा रहा हूं। नहीं है मुझ में कोई लक्षण, लेकिन मैं कहता हूं कर लो, क्योंकि दिन रात में घूमता हूं, हो सकता है कहीं से कोई वायरस आ जाए। इसलिए टेस्टिंग जारी रहेगी, उसमें सब सहयोग करना। गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से भी मैं कह रहा हूं, और वार्ड के क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी से कह रहा हूं, विधायक साथियों से कह रहा हूं, सांसद मित्रों से कह रहा हूं। आप सबसे कहना है टेस्ट पे क्या हर्जा है, थोड़ी देर नाक में ही तो डालते हैं आधा मिनट के लिए, या गले में डालेंगे, क्या फर्क पड़ता है। हम ही को पता चल जाएगा कि हम पूरी तरह से नेगेटिव है। इसलिए टेस्ट जारी रहेंगे, नंबर 2। नंबर 3, किल कोरोना अभियान लगातार चलता रहेगा। सारे कलेक्टर नोट कर लें। सर्दी जुकाम बुखार खांसी कहीं भी है तो वहां तो चले गई। हॉट स्पॉट का मतलब है जहां भी पॉजिटिव केस है। जहां पॉजिटिव केस है वहां आप किल कोरोना अभियान चलाते रहो। जरा भी सर्दी जुकाम बुखार खांसी के पेशेंट मिले, तत्काल दवाई का किट दो, टेस्ट करो, और जरूरत पड़े तो होम आइसोलेशन में ले जाओ, कोविड केयर सेंटर में ले जाओ, उसकी व्यवस्था करो। घर में जगह नहीं तो कोविड केयर सेंटर में रखें। अपने यहाँ काफी अच्छे कोविड केयर सेंटर बने हैं। वो हमको किल कोरोना अभियान चलाते रहना है, वो मूल है हमारा। बाद में भी हम चलाएंगे, अनलॉक भी कर दिया तो भी हम चलाते रहेंगे कि कहीं कोई मामला तो नहीं आया। चौथी चीज है, सारे कलेक्टर्स के लिए, मेरे जनप्रतिनिधि मित्रों के लिए, मंत्री साथियों के लिए, कि हम तीसरे लहर की तैयारी करें। अब मैं तीसरे लहर के बारे में गांव में बताना चाहता हूं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यह लहर फेर कुछ नहीं है, मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूं। लहर क्या है? पहली लहर आई सितंबर में, हम पहुंचे, सबसे ज्यादा केस हमारे यहां आए एक दिन में 2750। और वो धीरे धीरे क्यों आई? प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया तो सब अपने अपने घरों में चले गए। जब हम ज्यादा निकले नहीं तो ज्यादा फैला नहीं, बहुत धीरे 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 फैलते फैलते हमारे यहीं कितने केस आए। अब इस समय जो केस आए और उस समय की केस की आप तुलना करो। उस समय अधिकतम 2750 थे, इस बार हम 13,500 पर पहुंच गए। कारण यह था कि लोग आपस में मिले जुले नहीं, तो उस तेजी से वो लहर आई नहीं। इस बार तेजी से लहर क्यों आई? औसत बुद्धि से भी हम सोच सकते हैं इसलिए आई कि हमने सब कुछ खुला छोड़ दिया था। शादी विवाह उत्सव कार्यक्रम, मिलना जुलना, मेला ठेला सब चालू हो गए। अब ये वायरस तो है भैया, ये कहीं गया थोड़ी है, ये तो घूम रहा है। अभी जैसे ही एक वायरस से संक्रमित हुआ, उसने 2 को किया, 2 ने 10 को किया, 10 ने 20 को किया, और हम लोग आराम से मस्ती के मूड में रहे कि सब कार्यक्रम मनाओ। तो फैलते फैलते वो इतना फैल गया कि अचानक उसका विस्फोट हो गया। और इसलिए तीसरी लहर यही है कि अगर हम निश्चिंत हो गए और हमने मान लिया कि गया कोरोना और फिर निकल पड़े, फिर वैसे ही कार्यक्रम होने लगे, मिलना जुलना होने लगा, भीड़ ठीड़ होने लगी, तो आप देखना तीसरी लहर को आने से कोई रोक ही नहीं सकता, वो और ताकत के साथ आ जाएगी। लेकिन अगर हम सतर्क और सावधान रहे तो हम तीसरी लहर को कैसे नियंत्रित करेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हम धीरे धीरे 31 मई के बाद खोलना शुरू करेंगे, एक साथ नहीं खोलेंगे। और खोलने के साथ साथ हम रोज टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने में हमको जैसे ही पता चला कि यहां पॉजिटिव आए, हम तत्काल उनको घर में कर देंगे या कोविड केयर सेंटर में ले जाएंगे। उस गांव में, उस इलाके में हम उतने क्षेत्र को
माइक्रो कंटेनमेंट का मतलब यह है कि अलग थलग कर देंगे। 2 घर है, 4 घर है, हम उनको घेर देंगे कि भैया, और उनको समझा के कि भैया 2-4 घर वाले हैं तो यहीं रहे वो कोरोना, आपके जो पेशेंट है उसको हम ले जाएं कोविड केयर सेंटर में और आप सुरक्षित रहो घर पे। वहीं के वहीं हम रोक देंगे उसको। वार्ड में भी हम यही करेंगे, वार्ड में 4 घर हमको दिखे कि ये तो 4 घर अपन घेर देंगे और उसके साथ करेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का मतलब अगर एक पॉजिटिव निकला तो वो कौन कौन से मिला उन सबके टेस्ट कर लेंगे। तो उससे ये होगा कि जो पॉजिटिव होंगे वो तत्काल सामने आ जाएंगे, अपन इलाज शुरू कर देंगे, तो वो अचानक बढ़ेगा नहीं, विस्फोट नहीं होगा, वो नियंत्रित रहेगा और हम दुनिया भी चला पाएंगे और कोरोना का नियंत्रण भी बना के रख पाएंगे। अब देखो इंग्लैंड अनलॉक हुआ, आज अगर आपने अखबारों में पढ़ा, अनलॉक होते ही 12% केस बढ़ गए वहां। तो सावधान नहीं रहे तो तीसरी लहर तो आनी है। अब वो लहर कितनी आई है अपन पे निर्भर है। तो हमें अपना व्यवहार संयत रखना पड़ेगा, धीरे धीरे खोलना पड़ेगा, टेस्टिंग करते रहना पड़ेगा, कंटेनमेंट एरिया बनाने पड़ेंगे, वहां लोगों को रोकना पड़ेगा और कोविड केयर सेंटर कोई नहीं मिटाएगा। जो विधायक साथियों ने भी चालू करे वो भी भैया चलाते रहना। अभी ये 1-8 साल तक बने रहेंगे, अस्थायी बने, उनको भी परमानेंट बरसात के लायक कोई व्यवस्थाएं करनी है तो कर लो। जो सरकारी बने वो भी चलेंगे, कोई नहीं मिटेगा, क्योंकि ऐसे केस अगर आए तो तत्काल अपन कोविड केयर सेंटर में ले जाएंगे, चाय नाश्ता भोजन दवाई सबका इंतजाम करेंगे। थोड़े थोड़े केस आएंगे, ठीक करके अपन घर भेज देंगे और इसलिए कोविड केयर सेंटर जारी रहेंगे। जितने भी अस्पतालों में जो वर्तमान व्यवस्था है वो सरकारी और गैर सरकारी, राम राजा की बात आई, हम अलग से बात कर लेंगे। एक बना बनाया हमको एक स्थान मिला है, हम फैसिलिटी जारी रखेंगे। तो सरकारी अस्पतालों की सब सुन लें, जितनी सुविधाएं वो जारी रहेगी। नंबर 1, प्राइवेट फैसिलिटी जारी रहेगी, कोविड केयर सेंटर खुले रहेंगे और उसके साथ साथ हम अगर ज्यादा केस आए तो तीसरी लहर की तैयारी के लिए जिला अस्पताल, यहाँ के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, फिर जिला अस्पताल, फिर जिला अस्पताल के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल और उसके साथ साथ कोविड केयर सेंटर, ये आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इन सब में तैयारी जारी रखेंगे। आप योजना आपने सबने बनाई है बिस्तर बढ़ाने की, आईसीयू बेड कितने बढ़ाएंगे, ऑक्सीजन बेड कितने बढ़ाएंगे, उसकी व्यवस्था आप जारी रखें। भोपाल से जो सहयोग चाहिए राज्य स्तर का वो सहयोग पूरा आपको देंगे, विशेषकर बच्चों का वार्ड बनाने के लिए उसकी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं, तो वो भी जारी रखेंगे। एक बात मैं और इसके साथ कहना चाहता हूं कि पोस्ट कोविड केयर भी होनी चाहिए। इसका मतलब जैसा एक जिले ने बताया कि जो पेशेंट घर चले गए उनको हम ये न मान लें कि अब तो ये ठीक हो गए, हमें कुछ नहीं करना। फोन करके उनका फीडबैक लेते रहें कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, ब्लैक फंगस या हृदय संबंधी कोई कठिनाई जमता है कई बार, तो वो पता करते रहें और जरूरत पड़े तो उनको तत्काल कोविड केयर सेंटर या जिला अस्पताल में ले आए। अब बिस्तर खाली है और उनका इलाज हम शुरू कर दें। ये सारे जिले इस व्यवस्था को कर लेंगे। अब इसके बाद एक सावधानी है वैक्सीनेशन की। देखो, एक तो व्यवहार की सावधानी जो मैंने बताया, अनलॉक करने के बाद भी क्या करना है। दूसरा है वैक्सीनेशन। मित्रों, हम सबको अभियान चलाना पड़ेगा। मैं गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से हाथ जोड़ के ये निवेदन कर रहा हूं कि आपकी ड्यूटी, आप गांव वालों को तैयार करें। देखो, प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन के दोनों डोज लगाए, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैंने दोनों डोज लगाए। यहां जिम्मेदार बैठे, सारे केंद्रीय मंत्री जी बैठे, मंत्रीगण बैठे, दोनों डोज लगाए। कलेक्टर्स ने लगाए होंगे, कमिश्नर ने लगाए होंगे। अब आप बताओ, कोई पागल थोड़ी हम लोग के दोनों डोज लगा लेंगे नुकसान कर दे। पूरी दुनिया वैक्सीन लगा रही है। एक आध घटना कोई ऐसी हो गई कि जिसके कारण कोई लोगों को मौका मिल गया गलतफहमी करने का, पैदा करने का, उससे नहीं डरना है। और एक बात साफ बताना है कि इंजेक्शन लगने के बाद कई लोगों को, मतलब वैक्सीन लगने के बाद कई लोगों को हल्का बुखार आता है। तो ये बता के रखना, नहीं तो एक को लगी उसे बुखार आ गया तो पता चला बाकी आधा गांव लगवा ही नहीं रहा, तो बुखार आता है। तो ये हमको क्या क्या लक्षण होते हैं, एक जिले ने बहुत अच्छा तय किया कि हम पैम्फलेट बांट देंगे पहले से ही कि ये चीजें हो सकती है, लक्षण ये हो सकते हैं। लेकिन जब माता निकलती थी, आपको याद होगा एक जमाने में चेचक, बाद में का अपन तो माता ही कहते थे,
जब माता निकलती थी तो देखा होगा आपने, अपन सबके जो मेरी उम्र के उनके तो सबके 3-3 निशान बने बड़े बड़े, गोद देते थे ऐसे, वो पक जाता था और बाद में बुखार भी आता था और बुखार के बाद फिर चेचक से मुक्त हो जाते थे। तो ऐसे ये टीका है, जब कोई बाहर की दवाई जाएगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करेगी तो उतना तो अंदर से हल्का फुल्का बुखार आ सकता है। तो उसके वैक्सीनेशन के बारे में भी गलतफहमी दूर करना, और सब कलेक्टर नोट कर लें, 45 साल से ज्यादा के जो लोग हैं उनका लक्ष्य पूरा होना चाहिए। डोजेज जितने हैं उतना पूरा नहीं हो रहा है, और साथ में वो तैयारी रखनी चाहिए कि अगर 10 को हमने बुलाया है तो 2-3 नहीं आए तो 2-3 एक्स्ट्रा रखें, ताकि वैक्सीन का डोज बेकार ना हो, वेटिंग में रखें। इस समय वैक्सीन के डोज की वैसे ही कमी है। 20 का बाउल है तो आप 6 लोग बुला के रखो ना, क्या दिक्कत है, वेटिंग में। एक भी डोज वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये तो हमारी कुल मिला के अबुद्धिमत्ता होगी कि हम डोज बेकार कर रहे हैं। एक तरफ डोज की मची है, हाय हाय मची के कम है, और दूसरी तरफ डोज खराब हो रहे हैं। वो किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। मैं एक निवेदन और आपसे करना चाहता हूं। हमारे गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, हमारी ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के एक तो अब डरने की जरूरत नहीं है। गांव में विश्वास पैदा करना है, विश्वास पैदा करना, डरने की जरूरत नहीं है। देखो एक बार मैं फिर कह रहा हूं, कोरोना अगर समय पे पहचान लिया, टेस्ट करवा लिया, सर्दी जुकाम बुखार है, खांसी है, टेस्ट हो गया, दवाई तुरंत लेना शुरू कर दी, तो कोरोना से कोई मर नहीं सकता। गले में ही अगर हमने कोरोना को दबा दिया, दवाई ले ली तो वहीं खत्म हो जाएगा। मुझे भी हुआ था, छू के निकल गया, कुछ हुआ ही नहीं, इलाज किया ठीक हो गया। ये खतरनाक तब होता है जब हम 8-10 दिन बताते ही नहीं है, अपने कोई लोकल डॉक्टर से इलाज कराते रहते हैं, और वो जब लंग्स में घुस जाता है तो हमारे लंग्स को खराब कर देता है। तब फिर जान बचने की भी दो पड़ जाती, ऑक्सीजन होती नहीं और तकलीफ बहुत होती। आप बताओ, जब सांस नहीं ले पा रहे हो तो कितनी तकलीफ होगी, लंग्स खराब हो गए, सांस तो वहीं जाती है अपनी हवा। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, समय पे इलाज की आवश्यकता है, ये मेरा कहना है। तो ये लोगों को समझा के रखें। एक है योजनाओं का लाभ। अब हमने राशन की व्यवस्था की है, 3 महीने का राशन राज्य शासन की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2 महीने का निःशुल्क राशन। कलेक्टर्स देखें बहुत गंभीरता के साथ, विधायक अपने क्षेत्र में देखें, सांसद जी गाइड करें कि ये 5 महीने का राशन निःशुल्क मिलना है, ये ढंग से मिल जाए। और ये मिले भी तो ऐसा कि भीड़ ज्यादा ना लग पाए, ऐसा नहीं कि इकट्ठी राशन की दुकान पे आ गए। गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी इसकी व्यवस्था बनाते कि आज कितने लोग राशन लेंगे, लेकिन राशन की कालाबाजारी ना हो, कोई वंचित ना रहे। इसमें 24 नई श्रेणियां जोड़ के हमने ये सुनिश्चित कर दिया है कि कोई भी जरूरतमंद गरीब भाई बहन नाम ना हो तो भी वो राशन से वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़े कष्ट का समय है। इसके कारण, कोरोना कर्फ्यू के कारण हम जानते हैं कि काम धाम भी नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए राशन की आप ध्यान रखेंगे। प्रतिदिन खुले दुकान, वो राशन की दुकान आप व्यवस्था बना ले, प्रतिदिन खुले, 10-10, 20-20, 25 लोग लेते रहे। कलेक्टर्स देख ले, मंत्रीगण देख लें, और विधायक साथी देख लें, सांसद जी देख लें, ऊपर बात करके पूछ लें, तो ये राशन मिलना चाहिए। नंबर 2, मैं निवेदन करना चाहूंगा बच्चों के बारे में। हम लोगों ने एक अद्भुत योजना बनाई, और अब यह राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी निर्देशित किया है बाकी सब राज्यों को कि बच्चे जो अनाथ हो गए, उन अनाथ बच्चों को हम क्या ऐसे ही छोड़ दें भटकने के लिए? आखिर वो हमारे बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे हैं। हमारे रहते हुए कोई अनाथ कैसे रह सकता है? और इसलिए उनके लिए योजना बनी है, उसकी जानकारी आपके पास है। ऐसे बच्चे जिनने माता पिता या अभिभावक खो दिए हैं, माता पिता हो सकता पहले खो दिया हो, एक को पहले खोया हो, एक अब चले गए हो, खो दिए हो माताओं पिताओं अभिभावक, उनको 5,000 रुपया महीना पेंशन दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, राशन निःशुल्क दिया जाएगा। तो उनकी सूची तैयार रहे, कलेक्टर्स वेरीफाई करा लें, विधायक साथी अपने देख लें, जो क्राइटेरिया मैंने बताया है। तो उनको मैं 30 नवंबर से इस योजना को प्रारंभ करना चाहता हूं। तो तब तक जितना कंप्लीट हो जाए और वेरीफाई हो जाए, कलेक्टर्स उतनी तैयारी करके रखें, तो उतने बच्चों के खाते में तो पेंशन पहुंचना शुरू हो जाएगी। बाकी कोई और निकलेगा तो हम आगे उसको जोड़ लेंगे
और उसके साथ सभी कर्मचारियों के लिए, नियमित हो अनियमित हो, कलेक्टर रेट वाला हो, दैनिक वेतन भोगी हो, कोई भी हो, कॉन्ट्रैक्ट वाला हो, कोई भी हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, कोई भी हो, अगर दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई हो तो तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दी जानी है। कलेक्टर इसको भी गंभीरता से लेंगे। परिवार में उसी पद पर अनुकंपा नियुक्ति देनी है और अनुग्रह की राशि देनी है। यह हमने व्यवस्था की है। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनने अपनों को खोया, उनका कष्ट असीम है, हम और आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। इसलिए कोविड के कारण कोई मृत्यु हुई है तो अनुग्रह राशि, सहायता राशि उनको देने का फैसला किया है। उसके भी नियम प्रक्रिया बन रहे हैं, तो उस पर भी हम लोगों की ये सारी चीजें हैं, कैसे हम अपने पीड़ित भाइयों और बहनों को सहयोग करें, ये हमारा फर्ज और कर्तव्य है। तो उसकी भी आप व्यवस्था आप एक बार अपने हाथ देख लीजिए। फिर दीनदयाल रसोई ने कुछ जगह बहुत अच्छा काम किया, अभी मुझे बताया प्रेजेंटेशन में। उस रसोई का काम लगातार जारी रहे। एक बात और मुझे लग रहा है, रोगी कल्याण समितियों को सशक्त करने का मौका आ गया है। ये रोगी कल्याण समिति स्थानीय स्तर पर हमारे प्रतिनिधि होते हैं, उसमें विधायक भी सम्मिलित हैं, आदरणीय सांसद जी को भी उसमें सम्मिलित हैं। तो इनको एक बार बैठक लेके इनको हम सशक्त कर दें तो छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनका समाधान रोगी कल्याण समिति के स्तर पर ही हो जाए। और अभी तो हमने मुक्त हस्त से लोगों ने दान दिया है, हम ये भी कर सकते हैं, रोगी कल्याण समिति को दान दे दें। लोग उनके पास कुछ पैसे रहेंगे, फंड्स रहेंगे, तो उसका उपयोग तात्कालिक रूप से कुछ चीजों की व्यवस्था करने में हो सकेगा। तो उसको भी हम सशक्त बनाएं। बाकी किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी ने पैसे डाले, किसान सम्मान निधि के, अपन ने भी किसान कल्याण योजना के पैसे डाले। स्ट्रीट वेंडर के खाते में शहरी पैसे डाले जा चुके हैं, गांव के स्ट्रीट वेंडर के खाते में मैं अभी डालने वाला हूं। कल जो निर्माण श्रमिक है 11 लाख, उनके खाते में भी पैसे हम लोग डालने वाले, क्योंकि निर्माण की कई गतिविधियां बंद है। तो हमारी भरसक कोशिश ये है कि संकट के समय आर्थिक लाभ भी, रोजमर्रा की जो बहुत जरूरी काम है वो पूरा करने के लिए कोई दिक्कत ना हो, वो हम करते रहें। वो कोशिश लगातार जारी रहेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके कोरोना के संक्रमण को से अपने जिले को, अपने गांव को, अपने वार्ड को बचाएंगे। रणनीति यही है, इसके अलावा कोई रणनीति हो नहीं सकती। इलाज की हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दो ही चीजें मैं फिर दोहरा के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक, हमारा कोरोना को, संक्रमण को बढ़ने ना देने वाला व्यवहार, यह बहुत जरूरी है। और वो हमको, हम में से हर एक को रटा रहना पड़ेगा कि ये करना, ये नहीं करना, तो हम बच जाएंगे। और अगर वो नहीं किया तो हम फिर फंस जाएंगे। हमको फंसना नहीं है, हमको बचना है। और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। वो ही अपने गांव को पूरी तरह से जागरूक करने का काम करे। वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं आप सबसे फिर एक बार ये कहूंगा कि आप अपने गांव को बचाने की और संक्रमण मुक्त करने की, वैक्सीनेशन कराने की आप जवाबदारी लें। और जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और ब्लॉक की नीचे तक अपनी देखरेख में ये सब करवाए। इतना ही मेरा निवेदन है। मेरा पूरा विश्वास है कि कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।